आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दहेज प्रथा के बारे में। दहेज की मांग दहेज संबंधित कई अपराधों को जन्म देती है। दहेज की प्रथा के खिलाफ संपूर्ण भारतवर्ष में समय समय पर आंदोलन होते रहे। भारतीय समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है। दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है। दहेज से संबंधित 3 स्थितियां हैं: विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद। दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। दहेज के लिए विज्ञापन देने की भी सजा है, जो 6 महीने से 5 साल तक की हो सकती है। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। शादी में वर या वधू पक्ष द्वारा तोहफे या उपहार देना दंडनीय नहीं है, यदि यह स्वेच्छा से किया गया हो। नियमों के अनुसार उपहारों को एक सूची में दर्ज किया जाना चाहिए। वधू पक्ष की ओर से उपहार रिवाज और व्यक्ति की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी समझौता जिसमें दहेज के आदान प्रदान की बात की गई हो वह अवैध है। कानून इस प्रकार के समझौते को अवैध करार देती है। 1999 से 2016 की अवधि में भारत में हर साल दर्ज किए गए सभी महिला हत्याकांडों में महिला दहेज की मृत्यु 40 से 50% है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2018 में 690 से बढ़कर 2019 में 739 हो गई। 2017 में यह संख्या 727 थी। दहेज के मामलों पर किन अदालतों में सुनवाई हो सकती है? महानगर मजिस्ट्रेट अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र के लिए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई उच्च न्यायालय जैसे कि सेशन न्यायालय। अदालत में न्यायिक प्रक्रिया तब शुरू होती है जब उसे इस कानून के तहत अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होती है, जैसे जज की जानकारी से, पुलिस के चालान पेश करने पे, पीड़ित या उसके रिश्तेदार द्वारा की गई निजी शिकायत से, सरकार द्वारा चिन्हित सामाजिक संस्था द्वारा की गई शिकायत से। बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन नंबर है जो अलग अलग राज्यों में महिलाओं के लिए बनाई गई है। आप इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो या उनसे मदद मांग सकते हो। आप जैसा कि देख रहे होगे कि यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है और ये कंप्लेंट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली का है। आप यहाँ पे भी चाहो तो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। आपको इस वेबसाइट को क्लिक करना है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास ये स्क्रीन नजर आएगा। आपको शिकायत पंजीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक रसीद संख्या दी जाएगी जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि 10 दिन के बाद इसी रसीद संख्या के आधार पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शिकायतकर्ता का विवरण, यहाँ पे पीड़ित का विवरण। आपको ध्यान रहे कि ये फॉर्म आपको सही तरीके से भरना है। अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या किसी अन्य की सहायता ले सकते हो। हमें कांटेक्ट करने के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से आप हमें सूचित कर सकते हो। अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो आप इस नंबर को डायल कर सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। कई बार
इन सुविधाओं का गलत फायदा भी उठाया जाता है। आप सभी महिलाओं से अनुरोध है, संविधान के द्वारा गई इस सुविधा का गलत फायदा ना उठाया जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी हमें देनी है तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल ID है support@justicesquad.com। Thank you for watching this and giving your valuable time to us.